जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी जेल प्रहरी और फॉरेस्ट गार्ड के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा का स्पेशल प्रैक्टिस सेट है हिंदी का। जैसा कि एग्ज़ाम डेट सबका आ चुका है, सिलेबस भी सब लोगों ने लगभग पूरा कर लिया होगा। अब बारी है प्रैक्टिस की अंतिम दिनों में। तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, सिलेक्शन सीरीज़ का स्पेशल वीडियो है। तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जिनने भी फॉर्म डाला हुआ है। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किसको संविधान की अष्टम अनुसूची में सम्मिलित नहीं किया गया। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में याद रखना, भारतीय जो भाषाएं हैं उनके बारे में वर्णन मिलता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो इसमें से ब्रज नाम की कोई भाषा को नहीं जोड़ा गया है, तो ब्रज इसका आंसर होगा। डोगली, मैथिली और बोडो ये संविधान की अनुसूची में है। महादेवी वर्मा की रचना इनमें से कौन है? तो महादेवी वर्मा एक छायावादी कवित्री थी जिनकी इनमें से रचना है अतीत के चलचित्र। इनकी रचना है, आपको याद रखना है अतीत के चलचित्र। अदर ऑप्शन की बात करूं तो झरना किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है, वही जयशंकर प्रसाद जिनने कामायनी की रचना की है। अंधा युग किसकी है? तो ये धर्मवीर भारती की है। किसकी है? धर्मवीर भारती, याद रखना है। मैला आंचल किसकी है? तो रेणु है, एक फणेश्वर नाथ रेणु, इनकी मैला आंचल है। तो आपको सभी पॉइंट याद रखना है। अगला है देशज शब्द कौन सा है? देखो, देशज उत्पत्ति के आधार पर 4 से 5 प्रकार के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। संकर तो उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता है, मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो देशज ऐसे शब्द हैं जो देश के किसी विशेष भूभाग से आए हों जिसकी उत्पत्ति का आपको पता न चले। जैसे कि मैं एक शब्द की बात करता हूँ, लोटा। लोटा क्या है? देशज शब्द है। इसी तरह से इसमें से चूज करना है देशज कौन सा शब्द होगा। तो भिंडी एक क्या है? देशज शब्द है। ठीक है, अगला है पत्थर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। तो पत्थर, तो देखो पत्थर को और का क्या बोलते हैं? तो प्रस्तर बोलते हैं, पाषाण बोलते हैं और उपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपल, उत्पल नहीं उपल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सकाम का विलोम है। तो सकाम का विलोम क्या होगा? तो सकाम का विलोम हो जाएगा आपका निष्काम। क्या होगा? निष्काम हो जाएगा विलोम। सकाम मतलब होता क्या है? तो कामना युक्त, या सफल मनोरथ लेके कोई आए, मनोकामना लेके आए, उसको सकाम। निष्काम मतलब जिसके अंदर कामना या वासना न रहे, ठीक है, उसको निष्काम बोलते हैं। अगला है देवास जिले में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो मध्य प्रदेश का जो देवास जिला है आपका, ये कौन से क्षेत्र में पड़ता है? तो सबको पता है ये मालवा क्षेत्र में पड़ता है। अगर ये मालवा की पठार में, मालवा के क्षेत्र में पड़ रहा है, तो भाषा भी ऑब्वियसली कौन सी बोली जाएगी? मालवी भाषा बोली जाएगी। तो मालवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा प्रभाव मालवी भाषा का भील जनजाति पे पड़ा है। ठीक है, याद रखना है आपको। और मालवी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में अधिकतर बोली जाती है। ठीक, नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन है ना, इंदौर के भी कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट है द्रोण का अर्थ है। तो द्रोण का अर्थ क्या होगा? 2 अर्थ हैं द्रोण के। पहला अर्थ तो सबको पता है, द्रोणाचार्य होता है, वही द्रोणाचार्य जो पांडव के गुरु थे। ठीक है, शिष्य गुरु थे। और द्रोण का एक अर्थ होता है कौवा भी होता है। तो द्रोणाचार्य और कौवा ये दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कोई एक युग्म समुच्चारित नहीं है, चयन कीजिए। यानी समान उच्चारण का कोई एक जोड़ा नहीं है, उसको आपको चयन करना है। तो देखो, अपहार, उपहार ये तो समुच्चारित है, अविराम अविराम भी है, लेकिन अत्य और अंतिम ये आपका समान उच्चारण नहीं है। यही आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है प्रगतिशील वसुधा कहाँ से प्रकाशित होती थी? आपको ये बताना है। तो प्रगतिशील वसुधा आपकी ये कहाँ से प्रसारित होती थी? एक पत्रिका, ये आपकी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से प्रकाशित होती थी प्रगतिशील वसुधा। और ये किसके द्वारा, इसके संपादक कौन थे? तो हरिशंकर परसाई थे। कौन थे? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई थे कौन? तो हरिशंकर परसाई जो है ना, एक व्यंग्यकार थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश के अंदर ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है मैंने नौकरी में आवेदन किया है, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है? देखो, मैंने नौकरी में आवेदन किया है नहीं होता है, इसकी जगह आपको क्या लिखना चाहिए कि मैंने नौकरी के लिए आवेदन किया है। अब देखो, के लिए शब्द अगर आ गया, मैं की जगह क्या आ गया? के लिए। अब के लिए कहाँ आता है? ये कारक का बात करता है, किसकी बात करता है? कारक की।
तो इसीलिए इस वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, कारक संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, नेक्स्ट है किस उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में हुआ है। तो देखो, उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द के शुरू में लग के शब्द का रूप बदल दें, उनको बोलते हैं उपसर्ग। प्रत्यय इसके उलट होते हैं, किसी मूल शब्द के लास्ट में लग जाए कोई शब्दांश, वो प्रत्यय होता है। तो इसमें बताना क्या था कि उपसर्ग का प्रयोग प्रतिकूल शब्द में, तो प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, जैसे ही मूल शब्द आप अलग करोगे तो उपसर्ग पता चल जाएगा कभी भी। ठीक है, तो प्रतिधन कूल, तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो उपसर्ग यानी आगे क्या है, प्रति है, तो प्रति आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए तो मूल शब्द अलग करोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है सुरेश का संधि विच्छेद होगा। तो सुरेश का क्या संधि विच्छेद होगा भाई, तो सुरेश का संधि विच्छेद होगा आपका सुर धन ईस, ये आपका संधि विच्छेद होगा सुरोश का। ठीक है, और ये एक प्रकार का कैसा होगा, तो गुण स्वर संधि क्यों होगी, क्योंकि आ धन ई मिलके क्या बन रहे हैं, ए बना रहा है। क्या बना रहा है, ए, देखो ए बना रहा है। तो आ धन ई मिलके अगर ए बनाते हैं तो होती कौन स्वर संधि है, तो गुण स्वर संधि होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, सूर्यधन ईस। ठीक है, नेक्स्ट है चिरंतन का विलोम शब्द है। तो चिरंतन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो चिरंतन का विलोम शब्द होगा नश्वर। क्या होगा, नश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चिरंतन का अर्थ क्या है, बहुत दिन से चला आ रहा है, यानी कभी ख़त्म ना हो, पुराना ना हो, पुरानी चीज़ है ना, तो उसको बोलते हैं चिरंतर। और नश्वर को बोलते हैं नाश होने वाली वस्तुएं, जो नष्ट हो जाएं, तो इसका ये विलोम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आपके सामने निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अब शब्द क्या है, तो शब्द है यथाशक्ति। यथाशक्ति का समास क्या होगा, तो यथाशक्ति का जो समास का राइट आंसर होगा ना, तो ये एक प्रकार का अव्ययीभाव समास है। कैसा समास है, अव्ययीभाव। जब कभी भी याद रखना यथा, तथा ऐसे शब्द आ जाएं, आजन में है ना, प्रति, ये शब्द अगर आ जाए ना तो ये सब अव्ययीभाव समास होता है, जैसे शुरू में अव्यय लगे हों। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगर मैं कुछ और उदाहरण की बात करूँ तो जैसे मैं बोलता हूँ यथामति, ठीक है, अव्ययीभाव है, यथासंभव, ठीक है, तथागत, ठीक, प्रतिदिन, ये सब क्या है, अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास में होता क्या है कि पहला पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ बताए। तो मुहावरा क्या है, दाहिना हाथ होना। कहते हैं ना कि मैं इसका दाहिना हाथ हूँ, तो दाहिना हाथ होना मतलब बहुत सहायक होना, राइट हैंड बोलते हैं ना भाई लोग के, राइट हैंड है मेरा, तो राइट हैंड मतलब बहुत सहायक होना। ठीक है, ये इसका मुहावरे का अर्थ होगा। नेक्स्ट है भुलक्कड़ में प्रत्यय है। तो भुलक्कड़ में प्रत्यय, मूल शब्द अलग कर लोगे प्रत्यय मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका मूल शब्द अगर मैं निकालूं तो भूल धन क्या होगा, अक्कड़ होगा, अक्कड़, अक्कड़, तो अक्कड़ क्या हो जाएगा इसमें, अक्कड़ आपका हो जाएगा, इसमें प्रत्यय पीछे लगा है, तो अक्कड़ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है काश आज वर्षा होती, वाक्य में कौन सा अव्यय है। अब शुरू में देखो लिखा है काश, और काश में विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा है, तो अब आप बता दो कौन सा अव्यय होगा। अगर विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखा है तो विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। ठीक है, विस्मय वाली चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है कि जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आता है तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है। तो जब कभी भी अलंकार की मैं बात करूँ तो एक ही पंक्ति में एक वर्ण बार बार पुनरावृत्ति होना तो उसको अनुप्रास अलंकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार। उदाहरण की बात अगर मैं करूँ, जैसे चाचा के चबूतरे में 4 चोर चटर चटर चना चबा रहे थे। ठीक है, तो चा कितनी बार आया, चाचा के चबूतरे में 4 चोर चटर चटर चना चबा रहे थे, तो ये क्या होगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। संरचना की दृष्टि से वाक्य कैसा है, तो देखो वाक्य संरचना की दृष्टि से 3 ही प्रकार के मूलतः होते हैं। कौन कौन से याद रखना है आपको, एक है मिश्र वाक्य होता है, एक सरल वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। तो इसमें से ये जो वाक्य है ना, ये एक प्रकार का मिश्र वाक्य है। अब मिश्र वाक्य होता कब है, तो याद रखना कि जिन वाक्यों में एक वाक्य प्रधान हो और दूसरा उससे आश्रित हो। जैसे कि क्या बोला, यह वही लड़का है, लड़का प्रधान है लेकिन जो सदैव पढ़ाई में अव्वल रहता है, तो आश्रय की बात कर रहा ना, आश्रय पढ़ाई में अव्वल रहने वाला, और ये लड़का, तो ऐसे वाक्य हैं मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे
क्या लिखा हुआ है कि इलेक्टोरेट का हिंदी अर्थ है। तो इलेक्टोरेट का हिंदी अर्थ कुछ ऐसे भी शब्द आ सकते हैं कि अंग्रेजी में रहे और हिंदी अर्थ बताना है। तो इलेक्टोरेट को बोलते हैं निर्वाचक मंडल। क्या बोलते हैं? निर्वाचक मंडल। ये आपका इलेक्शन शब्द से ही बना हुआ चीज़ें हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, तो निर्वाचक मंडल जो है ना, मंडल में होता है एक समूह होता है जिसमें विशिष्ट पद के लिए उम्मीदवार का चयन करने के लिए उन्हें चुना जाता है, ठीक है। जैसे कि अपने यहाँ राष्ट्रपति वगैरह का चुनाव होता है, तो उसमें। तो ये था आज का पूरा सेगमेंट हिंदी का। इस वीडियो के बारे में सजेशन क्या है ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उन चीज़ों को और अच्छे तरीके से इंक्लूड कर पाएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।